Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome back to my channel Ideas for Learners. So, in this video, we will continue the half part of class 8, chapter 2. Okay? तो हम लोगों ने कहाँ तक देखा था पिछली क्लास में? हम लोगों ने पढ़ा था रॉबर्ट हुक के बारे में, जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया है. ठीक है? उसके बाद हम लोग ने एंटनी वैन ल्यूवेन हुक के बारे में पढ़ा, जो कि एक डच साइंटिस्ट थे. ठीक है? उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा. फिर हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया, प्लांट सेल को देखा, एनिमल सेल को देखा. प्लांट सेल में हम लोगों ने ओनियन के पिल को मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि मैग्नीफाइंग नहीं, माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने देखा था. उसमें उसको देखने के लिए सेफ्रोनिन यूज़ किया था हम लोगों ने. उसमें ग्लिसरीन के ड्रॉप्स डाले थे ताकि वो ड्राई ना हो. ठीक है? फिर उसमें उसके ऊपर से कवर स्लिप लगाया था ग्लास स्लाइड में डाल कर के, ओनियन पील के ऊपर कवर स्लिप लगा के. फिर हम लोगों ने उसे एक माइक्रोस्कोप में देखा था. ठीक है? और साथ ही हम लोगों ने क्या देखा था कि चिक सेल्स हमारे इनर इनर चिक में जो चिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको देखा था. पॉलीगॉन साइज शेप के होते हैं. ठीक है? और इसको देखने के लिए हम लोगों ने मिथिलिन ब्लू को यूज़ किया था. और सेम प्रोसीजर जो आपका ओनियन पील में यूज़ हुआ था, वही सेम प्रोसीजर यहाँ भी आपका यूज़ हुआ है. ठीक है? फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सेल के अंदर क्या-क्या स्ट्रक्चर होते हैं. सेल के अंदर आपका एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं और सेल मेम्ब्रेन होते हैं. ठीक है? तो सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से इनक्लोज करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को. साथ ही एक सेल को दूसरे सेल से डिफरेंशिएट करता है, मतलब एक दूसरे को अलग-अलग ये बांटता है. ठीक है? नाउ सेपरेट करता है. फिर और क्या, ये जो है सेल मेम्ब्रेन वो पोरस होता है. पोरस मतलब जहाँ से किसी भी लिक्विड या फिर एयर को धीरे-धीरे पास किया जा सके. ठीक है? तो ये चीज़ किसका फंक्शन था? सेल मेम्ब्रेन का. ठीक है? उसी से क्या होता था, बहुत सारे कुछ भी चीज़ को एंटर किया जाता था, कोई भी मटेरियल्स जो होते थे, एंटर होते थे एसेंशियल, जो कि हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए एसेंशियल हैं, उनको एंटर करवाते थे. और उसी से वेस्ट मटेरियल एग्जिट होता है. किससे? सेल मेम्ब्रेन से. ठीक है? साइटोप्लाज्म का क्या क्या काम था? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सॉल्ट्स, ये सारे चीज़, सारे कंपोनेंट्स कहाँ रहते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं. ठीक है? और बहुत सारे लाइफ प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं. और न्यूक्लियस का हमारा क्या काम था? न्यूक्लियस का काम था कि वो हमारे एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, हमारे ग्रोथ को रेगुलेट रेगुलेट करता है. ठीक है? और अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है प्लांट में रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ देता है. ठीक है? चलिए, अब इसके बाद हम लोगों ने एनिमल सेल, प्लांट सेल को देखा. ठीक है? ये सारे चीज़ हम लोगों ने देखा. और उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे, वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स. उसमें हम लोगों ने मसल सेल और नर्व सेल देखा था. ठीक है? मसल और नर्व सेल, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके थे लास्ट क्लास में. ठीक है? जिन्होंने नहीं देखा हो वीडियो, वो आप उसको देख लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, है ना? चलिए, तो मसल सेल और नर्व सेल में क्या था? डिफरेंसेस थे. मसल सेल जो है स्पिंडल स्ट्रक्चर के थे, शेप इनका स्पिंडल की तरह था. ये होता है स्पिंडल का शेप. ठीक है? मसल सेल का शेप था स्पिंडल की तरह. नर्व सेल जो है कहीं पे लॉन्ग थे, कहीं पे थिन थे, कहीं पे राउंड शेप के थे. ठीक है? नर्व सेल आप लोग पिछली इस वीडियो में देखिए, ये है आपका नर्व सेल. ये आपका नर्व सेल था. कहीं पे राउंड था, कहीं पे लॉन्ग था, कहीं ब्रांचेस की तरह बने हुए हैं. ठीक है? इस तरह से आपके नर्व सेल थे. तो हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. ठीक है? डिफरेंट उनका शेप होता है, उनका स्ट्रक्चर होता है, उनका फंक्शन डिफरेंट होता है. ठीक है? तो उसके बाद हम लोग अभी न्यूरॉन्स के बारे में देखने वाले हैं.
ठीक है? इस न्यूरॉन्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, अब स्टार्ट किया जाए टॉपिक को। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, करते तो हो नहीं आप लोग, पढ़ लेते हो, लेकिन करते नहीं हो, है ना? ये तो गलत बात है भाई। कर देना जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है? चलिए, बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। हमारी टॉपिक क्या है? द यूनिक शेप एंड साइज and structure of cells help them carry out their specific function। जो भी शेप, साइज और स्ट्रक्चर होता है सेल्स का, वो अलग-अलग स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है? मतलब अलग-अलग फंक्शन उससे होता है, उससे पॉसिबल होता है, ठीक है? But how do these cells help in performing various function in the body? Let us find out. ठीक है? कैसे ये सेल्स जो हैं हमें बहुत सारे फंक्शन जो हमारे बॉडी करते हैं, ठीक है? वेरियस फंक्शन वो कैसे सेल्स जो है हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को करने के लिए, ठीक है? ये अब हम लोग इसको पढ़ के पता लगाएंगे, है ना? You observed in the activity 2.3 that inner cheek cells are thin and flat. Inner cheek cells जो थे वो कैसे थे? थिक और फ्लैट थे, पॉलीगॉन शेप के थे और पतले-पतले और फ्लैट थे, ठीक है? They form a protective lining on the inner surface of cheek. चीक के चीक के इनर सरफेस में एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग ये फॉर्म करते हैं, ठीक है? इनका क्या काम है कि एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग फॉर्म करते हैं इनर सरफेस ऑफ द चिक, ठीक है? और नर्व सेल्स जो जिनको हम लोग न्यूरॉन्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है? ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो कैरी करते हैं मैसेज, ठीक है? इन आवर बॉडी, हमारे ब्रेन से हमारे बॉडी तक मैसेज जाता है, जैसे कि हमारा एक आप लोग सुने होंगे रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है? इसको हटाओ, रिफ्लेक्स एक्शन। जब भी हमें कुछ मतलब कुछ भी होता है, जैसे कि हम लोग जल रहे हो, कुछ भी गरम, जैसे पतीला अगर छू लेते हैं गैस में या फिर कुछ भी चोट लग रहा होता है, कुछ भी होता है, तो हमारा माइंड जो है तुरंत हमारे बॉडी को, हमारे जैसे हैंड को तुरंत वो मैसेज भेजता है कि अपना हाथ हटाओ, ठीक है? हम लोग अगर गरम कुछ छू रहे हैं, गरम तवे को डायरेक्टली अगर छू दिए, तो हमारा हाथ अपने आप हट जाता है पीछे। क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड जो है रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत सडन एक्शन लेता है और अपने हैंड को मैसेज भेजता है कि उस अपने हाथ को पीछे करो, अपने हाथ को पीछे करो। जैसे कि आप देखे होंगे जभी भी हमारे यहाँ पानी की टंकी भर जाती है तो उसमें उसमें एक बेल लगा हुआ होता है, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें, ऐसा आता है ना? तो ऐसे ही हमारे बॉडी को भी ये मैसेज जाता है कि अपने हाथ को पीछे कर लो, है ना? तो अपने हाथ को हम लोग सडनली क्या करते हैं, पीछे कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी हमें मतलब हार्मफुल कुछ भी होने वाला रहता है, जो भी हार्म होने वाला रहता है वो कम हो जाता है, ठीक है? नहीं तो अगर वहीं रखेंगे तो क्या होगा? चल जाएगा, ज़्यादा हर्ट हो जाएँगे हम लोग, है ना? तो वो चीज़ होता है। तो ये नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स जो है हमारे बॉडी को मैसेजेस पहुँचाते हैं, ठीक है? हर एक पार्ट को। नाउ इनका क्या काम था? एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाते हैं चीक सेल्स। नाउ द इलॉन्गेटेड शेप and branch structure help them to reach different part in the body of the body and pass on message quickly। ये जो आपका ये जो ब्रांचेस निकले हुए हैं, ठीक है? इलॉन्गेटेड बड़े से लंबे बॉडी है, ठीक है? ये जो नर्व सेल के वो क्या करते हैं कि सिग्नल्स अपनी बॉडी में जल्दी से सिग्नल्स भेज पाते हैं, ठीक है? हर एक पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मैसेज को क्विकली भेज सकते हैं, ठीक है? नाउ सिमिलरली प्लांट सेल आल्सो शो वेरिएशन, प्लांट सेल में भी बहुत सारे सेल्स के वेरिएशन हैं, ठीक है? इन प्लांट्स टू cells may be rectangular, elongated, oval, even tube-like। प्लांट में भी जो सेल्स के स्ट्रक्चर हैं, शेप है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ में स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर है, कहीं इलॉन्गेटेड है, कहीं ओवल है, ठीक है? कहीं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से वेरिएशंस प्लांट सेल में भी मिलेंगे आपको, है ना? सम सेल्स फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स दैट कैरी आउट that help carry water through the
प्लांट, थ्रू आउट द प्लांट, ठीक है। इनमें क्या है कि जो प्लांट्स में जो लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट, पूरे प्लांट में वाटर को पहुंचाते हैं, ठीक है। पानी का फ्लो मतलब पानी को पहुंचाते हैं पूरे प्लांट में, ठीक है। ये काम है आपका ट्यूब, जो लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब सेल्स जैसे शेप में होते हैं, उनका काम है, ठीक है। नाउ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7 में आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, उनमें जो सेल्स बने हुए हैं, जहाँ भी सेल्स है, सब हमारे पूरे बॉडी में, थ्रू आउट आवर बॉडी सेल्स से बना है, ठीक है। तो जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स से बने हुए हैं, ठीक है। नाउ द ग्रुप ऑफ मसल सेल, जो हम लोगों ने पढ़ा पिछले पिछले पेज में था ना, मसल सेल्स के बारे में, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फूड पाइप के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द फूड पाइप। नाउ दिस सेल्स ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स होते हैं, मतलब एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, इस तरह से। एक बार कॉन्ट्रैक्ट किए फिर सिकुड़ गए, फिर कॉन्ट्रैक्ट किए फिर सिकुड़ गए, फिर कॉन्टैक्ट किए फिर सिकुड़ गए, ठीक है। इस तरह से आपका ये ग्राफ अगर बनाओ तो इस तरह से वेव लाइक मैनर इनका होता है। ये क्या करते हैं, पुश करते हैं फूड को नीचे, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स होते हैं, तो उस तरह से फूड क्या होता है, नीचे डाउन में पुश होता है, ठीक है। और पुश होके कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में, ठीक है। नाउ दिस मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मसल सेल्स। यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि मसल सेल्स की वजह से क्या होता है, ये पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। नाउ मसल सेल्स कैसे होते हैं, थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ठीक है। ये हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके थे। नाउ द स्टमक आल्सो हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। स्टमक में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, उनका भी अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि मसल सेल्स का क्या था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और रिलैक्स कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से क्या हो रहा था, फूड जो है हमारा पुश हो रहा था नीचे की ओर, ठीक है। अब उसी तरह से अलग अलग सेल्स जो है अलग अलग फंक्शन वहाँ स्टमक में भी ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और मसल सेल्स जो है हमारे इन द स्टमक वॉल हेल्प चर्न द फूड। जो हमारे मसल सेल्स स्टमक में है, ठीक है, वो क्या करते हैं, फूड को चर्न करने में हेल्प करते हैं। चर्न मतलब पूरा मिक्स कर देते हैं, ठीक है। फूड जितने भी आपके, जैसे कि सिंपलर से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना हम लोग, माउथ से च्यू करके फूड को क्या करते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बनाते हैं। और यहाँ पे जो भी बचा हुआ है, अगर कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाते हैं, मैं उल्टा बोल रही हूँ, ठीक है। जो हमारा फूड जो हम लोग खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स रहता है, उसको हम लोग च्यू करके सिंपल सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर वही ज़्यादा और थोड़ा-सा सिंपल और उसको किया जाए, मतलब और ज़्यादा उसको तोड़ा जाए, फूड को और तोड़-तोड़ के, तभी क्या होता है, स्टमक से मतलब हमारे डाइजेशन शुरू होता है। तो वही आपका जो मसल सेल है, जो स्टमक वॉल में होता है, वो क्या करता है, फूड को चर्न करने में हेल्प करता है। नाउ other cells in the inner lining of the stomach produces digestive juices। और कुछ कुछ सेल्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक है, उनका जरूरत होता है। तो वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करते हैं। फिर एक एसिड होता है HCl हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। एक एसिड होता है जो क्या करता है, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है। हम लोग देखो, फूड को तो च्यू करके सिंपल में बना दिए, लेकिन वो धीरे और भी ज़्यादा टूटता है, और भी ज़्यादा टूटता है, पूरा टूट कर ही वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो ऑल दिस वर्क क्या कर रहा है, ऑल दिस सेल वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल। ये सारे सेल्स मिलकर क्या करते हैं, डाइजेशन को पॉसिबल बनाते हैं, ठीक है।
तो ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन था ना, हाउ डू दीज सेल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन। इस तरह से हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन सेल्स करते हैं। तो इसका आंसर हमें मिल गया। मसल सेल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिससे फूड जो है पुश होता है। फिर क्या है इनका ये शेप है, ठीक है। ये मूवमेंट क्यों पॉसिबल होता है, क्योंकि मसल सेल्स जो है थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, स्पिंडल शेप्ड के होते हैं। फिर स्टोमक जो है, स्टोमक में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो अलग फंक्शन हेल्प मतलब अलग फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, चर्न करते हैं फूड को, ठीक है। फिर कुछ प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव जूस। इस तरह से हम लोग आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नाउ यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, क्या? कि जो सेल होता है, सेल जो मिल करके क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, देन ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक ह्यूमन बॉडी बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जा सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो अभी हम लोग वही चीज़ देखेंगे। चलिए, क्या है? द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स वे, ठीक है। हमारा बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स वे में ऑर्गेनाइज्ड है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट इसको कहा गया है क्योंकि इसी सेल्स से मिल करके हमारा बॉडी बना है, ठीक है। यही सेल्स मिल करके हमारा बॉडी बनाया है, बॉडी इसी से बना है। जैसे कि एक वॉल बनता है एक ईंट को जोड़ जोड़ कर, ठीक है। तरह से ईंट को जोड़-जोड़ कर बनाते हैं हम लोग वॉल, उसी तरह से हमारा बॉडी जो है सेल्स को जोड़-जोड़ के हमारा बॉडी बना है। बहुत सारे सेल्स मिल कर के क्या बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक तरह के सेल्स का ग्रुप एक टिश्यू बनाए, एक टाइप का टिश्यू बनाता है, ठीक है। फिर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू जो है मिल कर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। एक तरह का सेल का ग्रुप को क्या बोला जाता है, एक टाइप का वो टिश्यू बनाता है, ठीक है। एक टाइप का वो टिश्यू बना रहा है। फिर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू जो है मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। फिर अलग अलग ऑर्गन जो है वो मिल करके वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। नाउ दैट परफॉर्म्स, इसको भी erase करो, ठीक है। नाउ यहाँ क्या है, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं दैट परफॉर्म्स अ मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह से होता है ना, वो हो गया आपका ऑर्गन सिस्टम। और इसी तरह से सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका ऑर्गेनिज्म बना रहे, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। नाउ ऑल ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक अप अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लाइक प्लांट और एन एनिमल, ठीक है। सो ये डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। नाउ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ सिंपल ब्लॉक्स लाइक सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स लिविंग बॉडी, लिविंग बीइंग, ठीक है। इस तरह से ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को ये समझाता है कि एक छोटा-सा सिंपल सा सेल कैसे मिल करके एक साथ जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग बीइंग बनाता है, ठीक है। नाउ द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस विथ अ सिंगल सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ जो है एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि एग, सबसे पहले एक छोटा-सा एग होता है, वही फिर धीरे-धीरे डेवलप होते-होते मतलब डिवाइड होता है, सेल जो है वो डिवाइड होता है, 1 से 2 हो जाता है, 2 से 4 हो जाता है, ऐसे कर-कर के डिवाइड होता है,
ठीक है? और फिर धीरे-धीरे एक ऑर्गेनिज़्म में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द एग ऑफ द ऑर्गेनिज़्म हैज़ एन अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली, ठीक है? वही चीज़ मैंने बताई, वही चीज़। वो डिवाइड करते हैं रिपीटेडली टू फॉर्म अ कंप्लीट लिविंग बीइंग मेड ऑफ मेनी सेल्स, ठीक है? नाउ सच लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स। जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं, ठीक है? नाउ एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एनिमल्स में आते हैं, ठीक है? और जो भी प्लांट्स हैं वो प्लांट्स में, हम लोग 2 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें एनिमल्स जो हैं, ह्यूमन्स जो हैं वो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं, प्लांट्स हैं, जो भी हैं, वो लोग मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स में आते हैं, ठीक है? तो ये थी इस पेज की बात। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। मैं आपको आंसर कर दूँगी, ठीक है? रिप्लाई, या फिर नेक्स्ट क्लास में आपका रिप्लाई का रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है? ये पेज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। नाउ हैव यू एवर हर्ड ऑफ द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच? ठीक है? ऑस्ट्रिच की एग को देखे हो? सबसे बड़ा एग होता है ऑस्ट्रिच का, है ना? सबसे बड़ा एग जो होता है वो ऑस्ट्रिच का, और जो उसके अंदर यॉक होता है, यॉक मतलब जो येलोइश पार्ट जो होता है एग के अंदर, जो हम लोग एग खाते हैं उसमें एक येलो की पार्ट होती है और बाकी जो है वो व्हाइट कलर की होती है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है? तो ये जो एग है, ये एक सिंगल सेल है, ठीक है? जो सबसे बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट नोन सेल है अभी तक का, ठीक है? सबसे लार्जेस्ट सेल है ये, सबसे लार्जेस्ट सेल, ठीक है? एनिमल में, प्लांट में, छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में किसी से भी कंपेयर करोगे, तो सबसे लार्जेस्ट सेल किसके होंगे? ये ऑस्ट्रिच के जो यॉक है, ठीक है? वो एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल मतलब एक सेल, ठीक है? ये सबसे लार्जेस्ट सेल है, ठीक है? अपने लिविंग वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट सेल जो है यॉक है। नाउ इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है? 130 टू 170 ठीक है? ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, 130 से 170 की इसकी डायमीटर होती है, ठीक है? The egg contains extra non-cellular material, a cell for protection। ये जो है ऊपर में, ये आपका शेल है, सेल, ठीक है? जैसे कि हम लोग जब बॉयल करते हैं या फिर ऑमलेट खाते हैं तो क्या देखते हैं, उसको सेल को हम लोग ब्रेक करके उसका अंदर का पार्ट को निकालते हैं, ठीक है? तो इसका जो नॉन सेलुलर मतलब ये सेल, इसमें सेल प्रेज़ेंट नहीं होता है। ये वाला मैं ये क्या है? SHELL है। ये क्या है? इसमें क्या है? सेल जो है, सेल प्रेज़ेंट नहीं होता है, ठीक है? इस सेल में और इस सेल में डिफ़रेंस है, ये शेल है, सेल, और ये सेल है, ठीक है? तो इस शेल में ये सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये नॉन सेलुलर पार्ट है। कौन-सा? सेल, और एक व्हाइट लिक्विड जो इसके अंदर होता है, व्हाइट लिक्विड, इसमें भी सेल प्रेजेंट नहीं होता है। ये क्या करते हैं, व्हाइट पार्ट जो है, व्हाइट लिक्विड, वो नरिश करते हैं सेल को, ठीक है? नरिशमेंट देते हैं ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यूड डेवलपमेंट। जब तक उसका डेवलपमेंट होता है, तब तक इस यॉक को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ये व्हाइट वाला लिक्विड, ठीक है? और सेल जो है, बाहरी का जो ये सेल है बाहर का, ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है। मतलब ये टूट जाएगा तो फिर क्या होगा, ये यॉक आपका फिर धीरे-धीरे डेवलपमेंट इसका बंद हो जाएगा, फिर ये डेड हो जाएगा, ठीक है? तो इसको प्रोटेक्ट करता है एक ये बाहर का शेल, और ये क्या है, आपका व्हाइट लिक्विड जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है? चलिए, अब क्या है आपका वाटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? इतना पढ़ने के बाद आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है वो तो पता चल ही गया होगा, ठीक है? माइक्रो मतलब होता है छोटा, माइक्रो मतलब इसका मतलब होता है एकदम छोटा, जितना छोटा कि हमारा
खुली आँखों से वो चीज़ ना दिखे, ठीक है? नाउ सम लिविंग ऑर्गेनिज़्म मतलब हमको पता है जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, लिविंग बॉडीज़ होते हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं, ठीक है? तो some living organisms that are made up of just one or very few cells जो एक सेल या फिर बहुत बहुत ही कम सेल से बने हो, ठीक है? उनको हम लोग क्या बोलेंगे? They are so small that cannot be seen with naked eyes, ठीक है? इनको naked eyes से देखा नहीं जा सकेगा, ठीक है? इन इन क्या बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स को हम लोग जो एक सेल के हैं या फिर बहुत ही कम सेल के हैं, वेरी वेरी फ्यू सेल्स के हैं, उनको हम लोग बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? चलिए, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम हम लोग जानते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, ठीक है? ये सारे जो हैं आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल, ठीक है? एक सेल से बने हैं। ये जो अमीबा है वो एक सेल से बना है। अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ भी ले लो, ये आपका हो गया अमीबा, ठीक है? कोई भी शेप का बना दो, ये आपका हो गया अमीबा। ये सिर्फ एक सेल से बना है। ये उसका न्यूक्लियस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है इसका, ठीक है? इसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्म है। ये आपका फिगर हो गया अमीबा का, ठीक है? ये क्या है? एक सेल से जिनको बना बना है उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर बोलेंगे, ठीक है? नाउ अदर्स लाइक सम फंगी, एल्गी इनको क्या बोलेंगे? इनमें क्या होता है बहुत सारे सेल्स होते हैं, इनको हम लोग बोलेंगे मल्टीसेल्युलर, ठीक है? ये बैक्टीरिया, अमीबा, फंगी, एल्गी ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत छोटे हैं, इनका साइज़ जो है बहुत स्मॉल है, जिनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है? तो यूनिसेल्युलर के एग्ज़ाम्पल हो गए बैक्टीरिया, अमीबा और मल्टीसेल्युलर के एग्ज़ाम्पल हो गए फंगी और एल्गी। नाउ दे आर फाउंड all around us in water, soil, air and even inside our body. हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कहाँ-कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं, सॉइल में, एयर में और इवन इनसाइड आवर बॉडी। नाउ बट व्हाट डू दीज़ सेल्स लाइक डू न न लुक लाइक, ठीक है? ये जो सेल्स हैं वो कैसे दिखते हैं, ठीक है? ये जो बहुत छोटे-छोटे हैं वो दिखते कैसे हैं वो हम लोग तो अभी तक नहीं जानते हैं क्योंकि हम लोग माइक्रोस्कोप हमारे पास तो है नहीं कि हम लोग देख सकें, है ना? तो अब इसके बारे में हम लोग को पता चलेगा दे लाइक प्लांट एंड एनिमल सेल्स इनका सेल्स क्या प्लांट और एनिमल सेल्स के जैसा होता है जैसा हम लोग अभी पढ़े थे या फिर वो लोग डिफरेंट होते हैं ठीक है टू ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन वी नीड टू यूज अ माइक्रोस्कोप फिर से हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी क्योंकि वो क्या करेगा उसके साइज को मैग्नीफाई करेगा मैग्नीफाई करना मतलब बड़ा करना एंड मेक्स देम विजिबल ठीक है हमें दिखा देगा, हमारे लिए विज़िबल हो जाएगा वो माइक्रोस्कोप से हम लोग अगर मैग्नीफाई करके उसका साइज़ को अगर मैग्नीफाई कर दिया जाएगा, तो हम लोग उसको देख पाएँगे। नाउ साइंटिस्ट हैव आल्सो क्रिएटेड अ लो कॉस्ट ठीक है, साइंटिस्ट भी ऐसा माइक्रोस्कोप क्रिएट किए जो कि लो कॉस्ट का था और फोल्डेबल पेपर का था, ठीक है? फ़ोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप जिसको कि फ़ोल्ड स्कोप कहा जाता है जिससे इस टर्म को पहले भी यूज़ किया गया है इस चैप्टर में, ठीक है? फ़ोल्ड स्कोप या फिर माइक्रोस्कोप से ओनियन पील को हम लोग देखने के लिए जब ऑब्ज़र्व करने की बात हो रही थी, उस वक़्त यूज़ हो रहा था। तो वो कैसा था फ़ोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप है। इसको फ़ोल्ड किया जा सकता है, ठीक है? और इसका कॉस्ट भी लो होता है, ठीक है? नाउ फ़ोल्ड स्कोप में क्या है कि बहुत एकदम उसी तरह सेम लेवल का डिटेल्स आपको नहीं प्रोवाइड करेगा जैसा कि हमारा लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप्स प्रोवाइड करता है बट ये भी आप इससे भी कुछ-कुछ देख सकते हो नाउ हाउएवर दिस मेक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एक्सेसिबल टू मेनी पीपल्स इससे क्या है बहुत सारे लोग इससे भी इसके थ्रू भी देख सकते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं ठीक है तो सभी के पास अवेलेबल नहीं है और ये वाला चीज़ जो है फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप ये वाला चीज़ जो है आपका
थोड़ा-सा लो कॉस्ट का होता है, प्लस फोल्डेबल होता है, ठीक है? इसको बहुत सारे पीपल मतलब इसको एक्सेस करके देख सकते हैं। नाउ let us now take a closer look at the fascinating world of microbes, ठीक है? अब माइक्रोब्स पे हम लोग नज़र डालेंगे कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स भी आपके वही हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ही हैं, ठीक है? नाउ लेट अस ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर और स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर मतलब जमा हुआ पानी, ठीक है? या फिर पॉन्ड का पानी, जो तालाब का पानी है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर लेना होगा और कुछ पॉन्ड के वाटर या फिर स्टैग्नेंट वाटर को हम लोग ले लेंगे उसमें, ठीक है? और ये सारे एक्टिविटीज़ आपको हमेशा किसी एल्डर या फिर टीचर के साथ ही उनके हेल्प से ही करना है, ठीक है? नाउ यूज़ अ ड्रॉपर एंड प्लेस अ ड्रॉपर ऑफ द पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर ऑन अ माइक्रोस्कोप। उससे ड्रॉपर से क्या करना है, आपको एक स्लाइड में ग्लास स्लाइड में उस पॉन्ड के वाटर को रखना है या फिर स्टैग्नेंट वाटर को, और उस स्लाइड में आप रखोगे जहाँ पे मैं माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो, उस स्लाइड के लिए लोगे या फिर कोल्ड स्कोप स्लाइड में लोगे, ठीक है? ना उसके ऊपर क्या करना है, आपको एक कवर स्लिप लगाना है और ऑब्जर्व करना है कि माइक्रोस्कोप और या फिर फोल्डस्कोप में किसी में भी आपको ऑब्जर्व करना है, कर सकते हो, ठीक है? और ऑब्जर्व करना है, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व द टीनी ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द पॉन्ड एंड स्टेग्नेंट वाटर। उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे पॉन्ड वाटर में और स्टेग्नेंट वाटर में। हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत सारे, जैसे कि हम लोग बड़ा-बड़ा पिल्लू जिसको कहते हैं, पिल्लू को चलते हुए देखते हैं ना, कोई भी चीज़ सड़ जाता है, गल जाता है, या फिर आप गुआभा देख लो, अभी पानी के टाइम में, मानसून के टाइम में उसमें क्या है, बड़ा-बड़ा कीड़ा हो जाता है, ठीक है? तो वैसा ही कीड़ा आपको इसमें पॉन्ड में और स्टेग्नेंट वाटर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? वो छोटा-छोटा उसका साइज़ जो है बहुत छोटा होता है, हम लोग को दिखता ही नहीं है, ठीक है? तो हम लोग माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो हमें वैसा ही कुछ दिखेगा, ठीक है? हम लोग वैसा ही कुछ ऑब्ज़र्व करेंगे। नाउ लेट अस ऑब्ज़र्व सॉइल सस्पेंशन। जो सॉइल हमारा मिट्टी जो है उसको हम लोग लेंगे, थोड़ा-सा मॉइस्ट सॉइल को, ठीक है? टेक अ बीकर एंड कलेक्ट। बीकर किसको कहते हैं? आपका ग्लास ग्लास का एक बड़ा-सा बीकर होता है, ठीक है? ये सब आप अगर बायो लैब जाओगे ना तो आपको आपके टीचर सभी कुछ को दिखाएँगे। ग्लास स्लाइड किसको कहते हैं, कवर स्लिप किसको कहते हैं, बीकर किसको कहते हैं, टेस्ट ट्यूब किसको कहते हैं, ठीक है? तो उस तरह से हमें एक बीकर लेना है, बीकर जो होता है ग्लास का ही बड़ा थोड़ा-सा बड़ा एरिया का एक, समझ लो कि मग टाइप का, ठीक है? उसको लेना है और उसमें क्या लेना है, मॉइस्ट सॉइल को लेना है। फिर क्या करना है, कोई भी गार्डन या फिर नियर बाय फील्ड से ले लेना और उसको टच नहीं करना है, सॉइल को टच नहीं करना है। उसको कोई स्पून से या फिर ग्लव से लेना है, ठीक है? और उसके बाद फिर क्या करना है, फिर pour some water into the beaker and stir it and with the glass rod। ग्लास रॉड आपका पतला सा रॉड होता है, ग्लास का बना हुआ, ठीक है? उसकी हेल्प से आपको इसको घुमा मिला देना है, मिक्स कर देना है, ठीक है? द लिक्विड इज़ may look dirty and has very fine पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। इसमें पतला-सा मतलब पतला-पतला पार्टिकल्स होगा सॉइल का, ठीक है? ये थोड़ा-सा डर्टी दिखेगा और इस सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉइल सस्पेंशन बोलेंगे, ठीक है? इसको कुछ टाइम के लिए दूर रख देंगे, कुछ टाइम के लिए, और उस मिक्सचर को सेटल होने के लिए छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, एक ड्रॉपर लेंगे और उसका वाटर जो है उसको निकालेंगे, टॉप लेयर का वाटर ऊपर से एक ड्रॉपर से यहाँ से आपको कुछ ड्रॉप आपको निकालना है और क्या करना है, ये जो माइक्रोस्कोप का ग्लास स्लाइड है इसमें आपको पानी को, उसका ड्रॉप को लेना है, ठीक है? 1-2 ड्रॉप उसका पानी इसमें डाल देना है, 1 ड्रॉप, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, जेंटली इसको कवर करना है कवर स्लिप से और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालना है और ऑब्जर्व करना है। तो वहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिज़म्स सिमिलर टू दोज़, जैसा कि हम लोग उसमें इसके पिछले एक्टिविटी में हम लोगों ने जो स्टेग्नेंट वाटर था या पॉन्ड वाटर था, उसमें हम लोग जैसा ऑब्जर्व किए थे, यहाँ पे भी हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिजम्स जो है
हमें दिखने को मिलेंगे, ठीक है? दिस इंडिकेट्स दैट इवन सॉइल सस्पेंशन कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ टिनी क्रीचर्स, ठीक है? सॉइल सस्पेंशन में भी हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वैरायटी इसमें बहुत तरह के टिनी क्रीचर्स प्रेजेंट हैं, जो कि हम लोगों को एक नेकेड आई से या फिर अनएडेड आई से नहीं दिखता है, ठीक है? टीनी क्रीचर्स कैनॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे टीनी क्रीचर्स जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिख रहे हो, उनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। माइक्रो मतलब क्या होता है? वो वेरी स्मॉल, एंड ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग बीइंग्स, ठीक है? और उसी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही माइक्रोब्स भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्लास इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है। सॉइल सस्पेंशन को और सॉइल सस्पेंशन को और पॉन्ड वाटर को, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आपको स्टडी करना है। Yeah, a group of students studying in grade 8 performed activities 2.4 and 2.5. They are also collected information। ये जो इन्फॉर्मेशंस इन लोग लाइब्रेरी से भी कलेक्ट किए, कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से भी कनेक्ट किए, और इन्होंने जो ऑब्जर्व किया पॉन्ड वाटर को और उसको सभी कुछ ये लोग कलेक्ट किए, ये सारे इन्फॉर्मेशन सब जगह से कलेक्ट किए इन्फॉर्मेशन, और उस डेटा को फिर क्या करेंगे? दे आइडेंटिफाइड the microorganisms as protozoa, algae, fungi, bacteria. You can record if you find any of these categories of animals. इन्होंने ऑब्जर्व किया और डेटा को रिकॉर्ड किया, ठीक है? साथ ही इन्होंने अब क्या है, यहाँ पे ये लोग उसका फिगर वगैरह देखे ना, अब किसका क्या है वो लोग रिमार्क करेंगे, ठीक है? अब ये क्या है? आपका डायग्राम है अमीबा का। ये एक प्रोटोज़ोआ में आता है, ठीक है? ये एक प्रोटोज़ोआ है, ठीक है? अमीबा जो है वो सिंगल सेल होता है, ठीक है? अमीबा और बैक्टीरिया जो था सिंगल सेल था, ठीक है? तो यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है रिमार्क्स इसका, क्या है? ये सिंगल सेल है, ये मूविंग है, मूव करता है, और इर्रेगुलर शेप है, मतलब कोई भी शेप का आप बना दो, ये आपका अमीबा हो गया, ठीक है? ये आपका अमीबा हो गया। ये कोई भी शेप जो भी है, ये तीनों जो है वो इर्रेगुलर शेप का है, ये अमीबा हो गया, ठीक है? ये है पैरामीशियम, इसको भी प्रोटोज़ोआ में ही बोलेंगे, ठीक है? पैरामीशियम का शेप इस तरह का होता है, एक चप्पल की तरह, ठीक है? ये ये शेप है पैरामीशियम का। ये भी क्या है? एक सिंगल सेल है, मतलब एक सेल का बना हुआ। मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये भी मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। मूवमेंट जो है इसका कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। इसका जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, इसके हेल्प से मूवमेंट उनका बॉडी का हो पाता है, ठीक है? ये देखिए, इनका स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। ये देखिए ऐसे टेंटिकल्स टाइप का निकले हुए हैं साइड्स में, ठीक है? और इस तरह का शेप है। इस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की वजह से ये मूव कर पाते हैं, ठीक है? चलिए अब आते हैं एल्गी पे, ठीक है? तो एल्गी क्या है आपका? एल्गी कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है? ये भी सिंगल सेल होता है और ये ग्रीन दिखता है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होने के कारण ये ग्रीन दिखता है, और इसके भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, इस तरह का है, निकला हुआ इस तरह से है, ठीक है? इस तरह का बॉडी है इसका, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की हेल्प से ये क्या करता है? अपना बॉडी को मूव कर पाता है, ठीक है? चलिए, अब ये वाला पेज आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है? वो सारे जो थे ऑर्गेनिजम्स किसके थे? पॉन्ड वाटर या फिर स्टेगनेंट वाटर के ऑर्गेनिजम्स, जो भी मतलब हमें ऑब्जर्व हुआ था वो चीज़ था, वो टेबल में बना हुआ था। अब ये जो है सॉइल सस्पेंशन में बने हुए फिगर है, ठीक है? सॉइल सस्पेंशन में हमें कौन-कौन से ऑर्गेनिजम्स मिले हैं वो बताएँगे। ये देखिए, ये है एक फंगी, ब्रेड मोल्ड का। ब्रेड में जो फंगस लग जाता है ना,
या तो इस टाइप का लगता है या तो इस टाइप का होता है, ठीक है? ब्रेड के अंदर जो जब ब्रेड को आप बहुत टाइम के लिए छोड़ देना, उसमें ग्रीनिश-ग्रीनिश इस टाइप का फंगस लग जाएगा, ठीक है? इस टाइप का वो होता है, उसको अगर माइक्रोस्कोप से अगर आप देखोगे तो इस टाइप का दिखेगा, ठीक है? इनका क्या है ब्रांच्ड फिलामेंट है दोनों के, ठीक है? जो कि विदाउट क्लोरोफिल है, मतलब इनमें कोई क्लोरोफिल नहीं है और इसका सैक लाइक स्ट्रक्चर है मतलब एक ये जो सैक है, बोरे की तरह या फिर क्या पैकेट्स की फॉर्म में या फिर पर्स की फॉर्म में इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है? पाउच की फॉर्म में ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है इनका और इनका क्या है ये जो है आपका ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है? इनका फिलामेंट्स जो है ब्रांच्ड होता है और ये इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट जो है आप लोग का एल्गी है, एल्गी जो हम लोग पिछले इस पेज में देखा हम लोगों ने ये वाला एल्गी वही चीज़ है यहाँ पे। छोटे-छोटे बहुत सारे एल्गी को यहाँ पे दिखाया गया, वहाँ पे सिंगल एल्गी को दिखाया गया था। इनका जो शेप है वो स्फेरिकल है, ठीक है? इनमें क्लोरोफिल होता है, क्यों? इसमें था ना प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट की वजह से वो ग्रीन होता है, यही है ग्रीन पिगमेंट क्या था? क्लोरोफिल था, ठीक है? ग्रीन पिगमेंट वही है आपका क्लोरोफिल। चलिए, अब क्या है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आ गया आपका इनका शेप कैसा-कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, जैसे कि ये देखिए, कॉमा के शेप में होता है, ठीक है? स्पाइरल होता है, रॉड शेप्ड होता है, इस तरह के स्पाइरल्स होते हैं, अलोंग हेयर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? इस तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं बैक्टीरिया के, ठीक है? और मेनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अराउंड द सेल्स ये इस तरह के ये दिखते हैं, ये बैक्टीरिया के सेल्स इस तरह के आपको दिखेंगे, ठीक है? Now, did you also observe any of these microorganisms or something different? क्या ये देखो, ये ऑब्जर्वेशन दिया गया है, ठीक है? ये कुछ साइंटिस्ट किए हैं, उनका ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? आपको भी पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने क्या सेम चीज़ इस तरह के ऑर्गेनिज़म्स ऑब्जर्व किए या फिर कुछ डिफरेंट ऑब्जर्व किया है आप लोगों ने, ठीक है? तो आप अपना ऑब्जर्वेशन भी आप लोग इस टेबल में रिकॉर्ड कर सकते हो, अपने नोटबुक में रिकॉर्ड कर सकते हो, लिख सकते हो या फिर डिस्कस कर सकते हो अपने क्लास में, ठीक है? नाउ दे आर एवरीवेयर कहाँ-कहाँ होते हैं ये सारे ऑर्गेनिज़म्स सब जगह होते हैं, ठीक है? वी कैन ओनली सी देम इन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ठीक है? माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो मैग्नीफाई करता है 100 टू 400 टाइम्स, ठीक है? 100 गुना या फिर 100 गुना से ज़्यादा 100 से 400 गुना ज़्यादा बड़ा दिखाता है, ठीक है? क्या? माइक्रोस्कोप किसी भी चीज़ को। तो छोटा से छोटा एकदम छोटा-सा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ये वाला जैसे है एक पॉइंट, ये वाला, ठीक है? ये वाला चीज़ आपको माइक्रोस्कोप में बड़ा-सा एकदम दिखेगा। जैसे कि अभी देखिए, ये देखिए, एक छोटा-सा ड्रॉप था ना? इसको अगर ज़ूम किया गया, तो ये कितना बड़ा-सा दिखने लगा, ठीक है? अभी देखिए कितना छोटा-सा दिख रहा है यहाँ पे। तो यही चीज़ है माइक्रोस्कोप क्या करता है, किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई कर देता है, ठीक है? Through microorganisms, though microorganisms are small in size, they play an important role in our lives. Microorganisms वो बहुत छोटे-छोटे होते हैं, फिर भी वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? हमारे बॉडी के अंदर भी हम लोगों को पता है कि माइक्रोस्कोप होता है, जो कि हम लोगों को डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है? तो बिना उनके उस माइक्रोऑर्गेनिज़म्स के हमारा डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जैसे कि हम लोग सुने हैं वायरसेस के बारे में, वायरस भी जो है एक माइक्रोस्कोपिक एसेलुलर ऑर्गेनिज़्म है, ठीक है? एसेलुलर मतलब एसेलुलर मतलब आप लोग नेट से देखोगे और बताओगे, एसेलुलर मतलब क्या होता है? वायरसेस मैं बता ही देती हूँ, एसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों एक ही होते हैं, जिसमें एक सेल बना होता है, एक सेल से बना होता है, ठीक है? ये वायरस जब हमारे बॉडी में या फिर किसी भी लिविंग सेल में एंटर करते हैं, तो वो क्या करते हैं धीरे-धीरे अपने सेल्स को मल्टीप्लाई कर के बहुत सारे बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनका सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है? तो उनका काउंटिंग्स जो है वो बढ़ जाता है। दे मे इन्फेक्ट प्लांट, एनिमल्स और बैक्टीरियल सेल्स जो भी सेल्स होते हैं
उनको बैक्टीरियल सेल्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेज़ेंट होते हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को, सब चीज़ को इन्फेक्ट करते हैं वायरस, ठीक है? ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं और एसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, ठीक है? और ये क्या करते हैं, कोई डिज़ीज़ कॉज़ करते हैं, कोई सभी डिज़ीज़ इन वायरसेस की वजह से ही होता है। कोल्ड कफ भी होता है, वो क्या होता है, एक वायरस की वजह से ही होता है, ठीक है? नाउ हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स? हम लोग माइक्रोब से कैसे कनेक्टेड है? ये देखिए आप एक ये जो ऑरेंज है उसको कुछ टाइम के लिए रख दिया गया है, कुछ दिन, तो इसमें माइक्रोब्स का एक्शन देखिए, ये आपका माइक्रोब्स का एक्शन है, ठीक है? नाउ कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस इन अदर प्लेसेस टू? जैसे कि हम लोग पॉन्ड में स्टैग्नेट स्टैग्नेंट वाटर और सॉइल सस्पेंशन तीनों में हम लोग देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। क्या और भी अलग-अलग प्लेसेस में होते हैं? हाँ, बहुत जगह होते हैं। जैसे कि अगर कुछ भी सड़ रहा है, गल रहा है, उस सब में भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक लेमन में आप देखिए, हैव यू एवर सीन लेमन, टोमेटो, ऑरेंज और एनी फूड आइटम रॉट आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम? कुछ टाइम अगर उसको छोड़ दो, कोई भी फूड आइटम्स को, तो क्या होता है, वो सड़ जाता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, हम लोग हमें हमेशा नोटिस किए होंगे कि वहाँ पे उसमें पाउडरी या फिर कॉटन लाइक ग्रोथ हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है? वो क्यों होता है? उसके ऊपर माइक्रोब्स आ जाते हैं, वो जो फंगस इसमें फंगी लग जाते हैं, ठीक है? दिस हैपेंस बिकॉज़ दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स, ठीक है? इनको माइक्रोब्स जो है इन्फेक्ट कर दिए रहते हैं, इसीलिए इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखता है। ठीक है, जैसे कि आप लकड़ी वगैरह में देखो, लकड़ी को भिगा दो, कुछ टाइम बाद देखोगे अगर उसको टच करोगे ना, उसमें व्हाइट-व्हाइट कलर का कुछ आ जाएगा एक लेयर, उसको टच करोगे तो पाउडरी फॉर्म का लगेगा, पाउडरी टाइप का, ठीक है? इस तरह इसमें क्या है कि कॉटनी टाइप का इधर आप देखोगे टच करोगे तो ये पाउडरी टाइप दिखेगा और इधर कॉटन लाइक्स ग्रोथ हो जाता है इनमें, ठीक है? तो ये सब जो है माइक्रोब्स के वजह से होता है, ठीक है? लेकिन बात ये है कि इस माइक्रोब्स ये सारे माइक्रोब्स जो है वो आते कहाँ से हैं, ठीक है? और इस फूड के कॉन्टैक्ट में कैसे आते हैं? इसमें फूड में कैसे आते हैं, ठीक है? ये बात जानने वाली बात है, ठीक है? दिस हैपेंस बिकॉज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर, बी इन सॉइल, वाटर, एयर और इवन इन आवर फूड आइटम्स। ठीक है? You can use a foldscope or microscope to explore the surface of leaves, stems, roots or any other parts to see them. ठीक है? हम लोग एक फोल्डस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं किसी भी सरफेस लीव्स के सरफेस में, स्टेम में या फिर रूट्स में या फिर किसी भी पार्ट में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? But why do microorganisms not infect the pickles and murabbas? पिकल्स और मुरब्बास को क्यों नहीं इन्फेक्ट कर पाते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? इनको तो कुछ टाइम के लिए रख दो तो ये सड़ जाएँगे, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन पिकल्स जो होता है हमारा अचार वगैरह होता है, मुरब्बा, ये सबको बहुत टाइम तक रखा जाता है, सालों तक आदमी बनाकर खाते हैं। तो ये सब क्यों नहीं सड़ता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें क्यों नहीं एक्ट करते हैं? क्यों नहीं इन्फेक्ट करते हैं? ठीक है? तो इनको क्यों नहीं इन्फेक्ट करते हैं? क्योंकि उसमें क्या है बहुत सारे अमाउंट में शुगर और सॉल्ट यूज़ होते हैं। शुगर और सॉल्ट क्या मतलब वो क्या एक्ट करते हैं प्रिजर्वेटिव्स की तरह, ठीक है? मतलब वो उस चीज़ को बचा कर रखते हैं, ठीक है? इनका हाई कंसंट्रेशन जो है सॉल्ट का, शुगर का, ये क्या करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म्स को ग्रो करने से वो रोकते हैं, ठीक है? इसलिए पिकल्स और मुरब्बास जो हैं वो इन्फेक्ट नहीं होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से, ठीक है? नाउ लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी जैसे कि प्लांट्स की हम लोग बहुत सारी प्रजाति देखे हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, बहुत सारे अलग-अलग कलर के होते हैं, बहुत सारे फ्रेग्रेंस के होते हैं। एनिमल्स के भी साथ हम लोगों ने डाइवर्सिटी चैप्टर में ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। वैसे ही क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी बहुत बड़ा डाइवर्सिटी है, जो हमें दिखता भी नहीं है, वो भी बहुत डाइवर्स मतलब अमाउंट में होता है, ठीक है? नाउ सम ऑफ देम कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत सारे जो हैं एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि बहुत ज़्यादा हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो, ठीक है? या फिर स्नो कोल्ड ज़ोन्स
या फिर मॉडरेट टेम्परेचर हो, तो इस जगह में माइक्रोब्स जो है वो फाउंड होते हैं, मिलते हैं, ठीक है? ये स्नो कोल्ड ज़ोन्स मतलब कि मतलब स्नो ठंड जहाँ पे स्नो होती हो उस तरह के वैसा ही ठंड वाले ज़ोन में आपको मिलेंगे। मॉडरेट टेम्परेचर जहाँ पे हो वहाँ पे मिलेगा, ठीक है? हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो उस जगह पे आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है? चलिए, अब देखिए क्या है? You have already know some of these organisms live inside our bodies, especially in our gut. हमारे ये स्टमक में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है रहते हैं, ठीक है? हम लोग ये चीज़ लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स में हम लोग ग्रेड 7 में हम लोग क्यूरियोसिटी के लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है? कि हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया मिलते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है? लाइक लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो वेरी इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात आ गई, ठीक है? नाउ हम लोग टेबल 2.1 और टेबल 2.2 में भी हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व कर चुके हैं कि उनका डिफरेंट शेप होता है, कुछ स्फेरिकल शेप के होते हैं, कोई रॉड शेप के होते हैं, कोई इर्रेगुलर शेप के होते हैं, किन्हीं का हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, ठीक है? ब्रांच के फॉर्म में होते हैं, इस तरह से अलग-अलग मतलब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी। Now, how does the diversity of microorganisms play a role in our daily life? ठीक है? How does they clean the environment? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या काम है कि ये एक हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं, ठीक है? इनका डाइवर्सिटी हमारे डेली लाइफ में इनका क्या रोल है कि वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं, ठीक है? ये चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। जैसे कि अगर आप ये वाला जो अभी ऑरेंज था, ऑरेंज आपका सड़ गया, ठीक है? उसको उसी को छोड़ दो, उसी वैसे ही छोड़ते रहो, बहुत टाइम के लिए छोड़ दो। वो चीज़ आपको फिर दोबारा उस जगह पे दिखेगा ही नहीं, बहुत टाइम के बाद, ठीक है? तो क्या कर रहा है ये, हमारे लिए क्या था, एक वेस्ट मटेरियल था। इसको तो कोई खाना इसको तो कोई खाएगा नहीं, वेस्ट मटेरियल था ये, ठीक है? इसको हम लोगों को फेंकना ही था। फेंकेंगे तो भी अगर ये वाला चीज़ आपका सड़ेगा, गलेगा नहीं, तो क्या होगा? वो चीज़ वैसा का वैसा ही रह जाएगा, कहीं पे भी फेंक दे तो, ठीक है? और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या कर रहे हैं, इसको पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है? इस वेस्ट मटेरियल को क्लीन कर देंगे हमारे एनवायरनमेंट से, ठीक है? तो इस तरह से सिर्फ़ एक ये ऑरेंज का फ्रूट ही नहीं, बहुत सारे चीज़ों में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है, उसको इन्फेक्ट करते हैं, फिर धीरे-धीरे उसको बायोडिग्रेडेबल जैसे कि जो चीज़ सड़ गल के खत्म हो जाता है, उसी को बोलता है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है? इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, बायोडिग्रेड बनाते हैं, ठीक है? नाउ अब आप ये चीज़ आप आगे पढ़ के समझ जाओगे। टेक सम एम्प्टी कंटेनर, एक एम्प्टी कंटेनर लेना है, उसको हाफ फिल कर देना है, किससे? गार्डन के सॉइल से, ठीक है? फिर उसमें क्या करना है, कुछ फ्रूट के, वेजिटेबल्स के पील्स जो छिलके हैं, उनको उस कंटेनर में डालना है और एक लेयर सॉइल का डालना है और उसको फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है, ठीक है? नेक्स्ट, अब उसके बाद 2-3 वीक के बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, कुछ चेंजेस उसमें हुए हैं, ठीक है? कुछ-कुछ डिफरेंसेस आए हैं, वो कंटेनर में हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे कि वो जो पील्स हैं फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, वो डार्क कलर मटेरियल में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है? उसको क्या कहा गया है? मैन्योर कहा गया है। मैन्योर क्या होता है? जिससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी, जिसको डालने से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। मतलब उस सॉइल में अगर कुछ भी आप क्रॉप्स को मतलब उगाओगे तो प्रोड्यूस करोगे, ग्रो करोगे तो उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो मैन्योर क्या करे, व्हिच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, उनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं मैन्योर में, ठीक है? और हेल्प्स इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। नाउ हाउ डिड द पील्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टर्न इंटू मैन्योर? अभी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो छिलके थे, ठीक है? वो मैन्योर में कैसे बदल गए,
ठीक है? तो यू सॉ दैट सॉइल कंटेन्स वेरियस काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉइल में क्या होता है? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे सॉइल सस्पेंडेड जो होते हैं, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सारे प्लांट वेस्ट में मतलब वो एक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, स्लोली ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर। ठीक है? उसमें ब्रेक डाउन करते सिम इसको बड़ा-बड़ा आपका ऑयल पील ये फ्रूट और वेजिटेबल का पील है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपलर बनाते हैं। ठीक है? और फिर क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर उसमें कन्वर्ट हो जाता है ये। ठीक है? नाउ यू You may have seen gardeners in your school or field near your house collecting dry leaves and plant waste and putting them into pits। गड्ढे में जो गार्डनर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ड्राई लीव्स वगैरह को, प्लांट वेस्ट या फिर ये गोबर वगैरह भी होता है, वो सब भी ले जाके क्या करते हैं, प्लांट वेस्ट को और ड्राई लीव्स को गड्ढे में डाल देते हैं। या फिर गोबर वगैरह होता है, काऊ डंग, उसको क्या करते हैं, गड्ढे गड्ढे में नहीं, उसको मिट्टी में डालते हैं। मिट्टी में भी डालने से क्या होता है, वो जो गोबर में प्रेजेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो लूज करता है सॉइल को। ठीक है? और उससे क्या होता है, उससे भी फिर फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है? उसमें बैक्टीरिया, फंजाई जो भी होते हैं, फंगी, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं और उसको सिंपलर, उस सॉइल को सिंपलर बनाते हैं, न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं मैन्योर्स के साथ। तो वो क्या करता है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है सॉइल। ठीक है? इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है? ये क्या करते हैं, किसी भी न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल मैन्योर के थ्रू मैन्योर बना के वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं। किसमें? सॉइल में। ठीक है? तो इस तरह से हमें समझ में आया, ठीक है, कि कैसे नेचुरल मैन्योर बनता है। चलिए, आवर साइंटिफिक हेरिटेज। ये देखिए, हम लोग वर्ड क्रीमी के बारे में सुने होंगे। कृमि भी बोला जाता है, क्रीमी भी बोला जाता है। ठीक है? वो कहाँ से आया है? ये एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट से लिया गया है, जो वेदास, जो वेद का जो बुक है, उससे लिया गया है। ठीक है? इसका मतलब होता है छोटे-छोटे एंटिटीज़, ठीक है? छोटे-छोटे ऑर्गेनिज़म्स इंक्लूडिंग जो विज़िबल भी होते हैं और इनविज़िबल भी होते हैं, अदृश्य, अदृश्य, ठीक है? इनको वेरियस वैदिक टेक्स्ट में मेंशन किया गया है, उनके बेनिफिट्स के बारे में और उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में। बहुत ज़्यादा वर्म्स, इन्हीं को वर्म्स कहा जाता है, हमारे जो स्टमक में होता है प्रेज़ेंट, ठीक है? इनके प्रेज़ेंट होने से बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा तो क्या होगा कि हमें भूख लगना बंद हो जाएगा, ठीक है? हम लोग खाना बहुत कम खाएँगे, खाना खाएँगे वो हमारे शरीर को लगेगा नहीं, सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारा ये कृमि या फिर कृमि जो भी बोलो आप, वही ले लेता है, ठीक है? और अगर ये नहीं होगा तो हमारा डाइजेशन भी नहीं होगा, तो मतलब इसका होना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से आयुर्वेदा में, अथर्ववेद में इसका मेंशन किया गया है कृमि के बारे में, ठीक है? कि वो छोटे-छोटे एंटिटीज़ होते हैं, डिफरेंट टाइनी एंटिटीज़ इंक्लूडिंग दृश्य और अदृश्य, मतलब जो दिखने जैसे भी हो और अदृश्य भी हो, मतलब जो माइक्रोस्कोप से दिखे, ठीक है? नाउ ये एक चीज़ था आपका। नाउ इफ यू लुक अराउंड carefully, you might see decaying plants and fallen leaves stored in a container or lying in the ground disappear after some time। ठीक है? किसी भी मतलब जगह पे आप रख दो या फिर बहुत सारे, जैसे कि आप लीव्स को देखो कहीं पे साफ सफाई करके भी फेंक दिया जाता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या है कि खत्म हो जाते हैं। ठीक है? इसलिए हमें हमें प्लास्टिक का यूज करने से क्यों मना किया गया है? ठीक है? प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल
मटेरियल है, ठीक है? और बाकी जो ये जैसे कि आपका वुड हो गया, ठीक है? पेपर हो गया, ये सारे चीज़ जो हैं, वो क्या है बायोडिग्रेडेबल है। डिग्रेड मतलब कि कोई चीज़ अपने स्थिति से खराब होना, बायो मतलब कि हमारा लाइफ, बायो मीन्स लाइफ और डिग्रेडेबल मतलब जो चीज़ खराब हो सके, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो सब खराब हो सके वैसा, ठीक है? तो ये सारे मटेरियल जो पेपर अगर आप देखोगे उसको आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, फेंक दो या फिर वुड भी, तो ये बहुत टाइम के बाद क्या होता है कि वो सड़ जाता है, गल जाता है और उस जगह से वो खत्म हो जाता है। प्लास्टिक एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो कि कभी नहीं सड़ेगा, ना गलेगा और इसको अगर जला दोगे तो उसमें भी पॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है। इसीलिए हम लोग से नो टू प्लास्टिक हुआ था, ठीक है? ये सारे बहुत सारे इसके पीछे स्कीम्स चलाए गए थे। फिर भी अभी भी देखो तो प्लास्टिक बंद नहीं हुआ है, ठीक है? तो इसलिए प्लास्टिक को नहीं यूज़ करने बोला जाता है और बाकी सारी चीज़ जो है, इन पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एक्ट करते हैं और इस चीज़ को सड़ा-गला के ख़त्म कर देते हैं, ठीक है? उसी तरह फॉलन लीव्स जो होते हैं, किसी भी चीज़ में कंटेनर में डाल दिया जाता है, गार्डन में डाल दिया जाता है, वो कुछ टाइम के बाद डिसअपीयर हो जाता है। वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है सिंपल सिंपल वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टर्न होता है और वो फिर एक मैन्योर के रूप में उस जगह पे एक्ट करता है, ठीक है? वो मैन्योर क्या करता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है? और फर्टिलिटी को आपका इंक्रीज़ कर रहा है सॉइल की और उससे क्या हो रहा है क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्पफुल हो रहा है वो क्रॉप को ग्रोइंग में प्रोडक्शन में आपका मदद कर रहा है, ज़्यादा फर्टिलिटी होने के कारण ज़्यादा क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमारे माइक्रोब्स जो हैं वो वर्क करते हैं। नाउ दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ब्रेक डाउन एंड टर्न देम इंटो सिम्पलर सब्सटेंसेस और न्यूट्रिएंट्स में भी भरपूर रहते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स हो जाते जैसे हमारे हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं ना, उसी तरह प्लांट्स के लिए, सभी चीज़ के लिए न्यूट्रिएंट्स सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है? तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है फिर से आपके सॉइल में दोबारा से आ जाता है और हेल्प्स प्लांट टू ग्रो बेटर। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो डिकम्पोज द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स। एनिमल्स के भी बॉडी में भी क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है? नाउ so microorganism help in recycle the waste and return important nutrients to the nature ठीक है इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपका बड़ा रोल प्ले होता है ठीक है माइक्रोब्स हेल्प करते हैं रिसाइकल करते हैं वेस्ट मटेरियल्स को और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैन्योर के फॉर्म में नेचर को देते हैं ठीक है मैन्योर फॉर्मेशन अकर्स एट ऑप्टिमल टेम्परेचर ऑप्टिमल मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर ठीक है और एप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल सूखा-सूखा में आपके माइक्रोब्स नहीं वर्क करेंगे, ठीक है? उसको एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए और एक मॉइस्चर चाहिए, ठीक है? जैसे कि आप बारिश के सम बाय जैसे कि आप देख लो गार्डन में क्या होता है हम लोग पानी भी डालते हैं, गार्डनिंग में हम लोग वाटरिंग करते हैं और वहाँ पे आपको सनलाइट भी प्रेज़ेंट होता है। तो उस जगह में इसलिए क्या होता है, वो माइक्रोब्स जो हैं एक्ट करके मैन्योर फ़ॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है? तो इसलिए उसको ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए और एप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल चाहिए, ठीक है? इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? कितना इंटरेस्टिंग है। हम लोग जो चीज़ जिसको हम लोग देख भी नहीं पाते हैं, वो भी इतना सारा काम करके निपटा लेते हैं, ठीक है? हमारी आँखों के सामने मतलब होता रहता है और हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है? नाउ you must have understood that bacteria and some fungi are the types of microorganisms that play an important role in our lives. ठीक है अब हम लोग समझ चुके हैं कि बैक्टीरिया और फंगी जो है वो एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ्स के लिए ठीक है एंड गेस व्हाट these हेल्पफुल बैक्टीरिया कैन आल्सो डिकम्पोज एनिमल वेस्ट लाइक डंग सोचिए डंग को भी हम लोग आप बताइए गेस करके क्या बैक्टीरिया
एनिमल वेस्ट के जैसे कि डंग वगैरह को भी क्या डिकम्पोज़ करते हैं? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, हाँ, ये सब कुछ सारे चीज़ों को ये डिकम्पोज़ करते हैं, ठीक है? जब पूरा का पूरा इंसान डेड एनिमल्स को डेड डेड एनिमल्स डेड जो आप जैसे बरी करते हैं ना, बरी करते हैं जब मर जाता है इंसान, डेड हो जाता है, उसको बरीड कर देते हैं, दे गॉट बरीड इनसाइड द सॉइल। उसके बाद क्या है, वो आपको क्या मिलेगा दोबारा से, उनमें भी माइक्रोब्स जो है एक्ट करते हैं, ठीक है? जब वो पूरा का पूरा इंसान को खत्म कर सकता है, तो जानवर को जब खत्म कर सकता है, डेड एनिमल्स को, उनके बॉडीज़ को खत्म कर सकता है, तो उनके डंग को नहीं कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। बैक्टीरिया आल्सो डिकम्पोज़ देयर वेस्ट, ठीक है? नाउ वी कैन आल्सो इन्फर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स not only help in plant growth but also clean the environment by breaking down waste, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ के साथ-साथ ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी मदद करता है बाय जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर बना के, ठीक है? चलिए, नाउ थिंक व्हाट वुड हैपन इफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिड नॉट एग्जिस्ट इन अर्थ। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे हमारे अर्थ में तो क्या होगा? आपको ये बताना है, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ये चीज़ आप लोग सोचकर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगी इसके आगे, ठीक है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।